जय हिंद सभी को। मैं अमरजीत सर। आज की वीडियो में बोली जाने वाली सारी बातें किसी भी जाति, किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोली गई हैं। ये बातें किताबों से ली गई हैं। जो भी किताबों में लिखा गया है वही मैंने आज यहाँ पर बताया है। तो किसी भी जाति, किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए बातें नहीं बोली गई हैं। जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम लोग थर्ड पार्ट लेकर आए हैं हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 4 का। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड कर दिए मैंने। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को बहुत अच्छे लगे होंगे और वीडियो के एंड में नोट्स भी दे दिए थे मैंने। ठीक है, चलो देखते हैं इस पार्ट के अंदर क्या पढ़ना है हमें। पिछले 2 पार्ट के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी इस चैप्टर से रिलेटेड, और इस पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था, यानी कि शुरुआती वैदिक अर्थव्यवस्था कैसी थी, समाज कैसा था, धर्म और राज्य व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, तुरंत समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। कि सबसे पहले ये बात तो सबको पता है कि वैदिक काल के 2 चरण हैं। एक सबसे पहले ऋग्वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऋग्वैदिक काल में शुरुआती दौर में क्या क्या चीज़ें थी। उसके बाद जो चौथा पार्ट होगा वो लास्ट पार्ट होगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि उत्तर वैदिक काल में क्या क्या चीज़ें थी। समझ में आई बात? तो बहुत ज़्यादा इजी है, जरा ध्यान से समझना, तुरंत समझ में आ जाएगा। और वीडियो के एंड में क्या मिल जाएगा? नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। चलो देखो, तो प्रारंभिक वैदिक युग आर्य जो थे यहाँ पे शुरुआती दौर में, ये पशुपालन भी किया करते थे और खेती भी किया करते थे साथ साथ में। ठीक है, तो यहाँ व्यवसाय वगैरह जानते हैं कि भाई यहाँ व्यवसाय क्या था, व्यापार किस चीज़ का करते थे। तो पशुपालन जो है ये यहाँ पे होता था, खेतीबाड़ी भी की जाती थी, लेकिन मुख्य व्यवसाय जो था इनका वो क्या था? पशुपालन था। यानी कि पशुपालन जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता था। क्लियर हो गया? मैंने बताया था दूध, दही, घी, ये सारी चीज़ें यूज़ करते थे खाने में ये लोग। ठीक है, तो और यहाँ पर जो है सारी चीज़ें गाय पर आधारित थी। ये भी याद रखना, गाय यहाँ इंपॉर्टेंट मानी जाती थी, बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती थी गाय। और हड़प्पा सभ्यता में बैलों को पवित्र माना जाता था, यहाँ पर गाय को पवित्र माना जाता है। क्लियर हो गया? चलो देखते हैं भाई। तो ये चीज़ समझ में आई होगी, पशुपालन और खेतीबाड़ी दोनों होती थी, लेकिन मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। ठीक है, आगे देखो कि ऋग्वेद में देवताओं का जन्म गाय की कोख से हुआ था। यानी ऋग्वेदिक के अनुसार क्या कहा गया है कि जो देवताओं का जो जन्म हुआ था वो कैसे हुआ था? गाय की कोख से हुआ था। ठीक है, यानी गाय ने जन्म दिया था इनको, तो इन देवताओं की उत्पत्ति धीरे धीरे हुई थी। और यहाँ पर गाय का वध जो है पाप माना जाता था। यहाँ बोलते थे कि भाई गाय का वध नहीं करना, गाय को पवित्र माना जाता था यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, वैदिक काल में गाय को पवित्र माना जाता था। उसके बाद क्या हुआ? बैल से ये लोग क्या करते थे? खेतीबाड़ी किया करते थे। क्लियर है? बैल से क्या करते थे? खेतीबाड़ी। घोड़े का प्रयोग करते थे आवागमन के लिए, घोड़े का प्रयोग आवागमन के लिए। भेड़ का प्रयोग किस लिए करते थे? ऊन के लिए, यानी कि ऊन कपड़े वगैरह बनाने के लिए ये लोग भेड़ों का प्रयोग करते थे, उसके ऊन का प्रयोग करते थे। उसके बाद देखो क्या है बच्चों कि यहाँ खेतीबाड़ी के लिए सिंचाई की भी तो व्यवस्था चाहिए ना। सिंचाई यानी कि पानी वगैरह देना खेतों में। तो यहाँ नहरों का, कुओं का, छोटी छोटी नालियाँ बनाई गई थी नहरों से जोड़कर, जो वहाँ जाकर खेतों में इनके गिरती थी। तो ये सारी चीज़ों का प्रयोग ये लोग करते थे। सिंचाई के लिए नहरों और कुओं का प्रयोग करते थे, और खेतों तक पानी ले जाने के लिए नालियों का निर्माण किया गया था यहाँ पे। ठीक है, तो चलो देखते हैं उसके बाद क्या हुआ कि गेहूं, ये लोग क्या क्या उगाया करते थे? गेहूं, जौ, धान और तिल वगैरह का उत्पादन करते थे। बहुत बड़े स्तर पर गेहूं, जौ, धान, तिल का उत्पादन किया जाता था। कौन से काल में? वैदिक काल में। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, और इनके अलावा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चलती थी? बढ़ईगिरी होती थी, रंगाई करी जाती थी कपड़ों पे, बुनाई की जाती थी कपड़ों की। ये सारे कार्य आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यानी कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था, उसके बाद पढ़ाऊँगा उत्तर वैदिक काल के बारे में। ठीक है, ये ऋग्वैदिक काल के बारे में डिटेल से आप लोग को बता दे रहा हूँ मैं, और बाकी और मतलब लिखित तौर पे आपको मिल जाएगा नोट्स के अंदर। ठीक बा? तो चलो देखो क्या है इसमें कि ऋग्वैदिक काल में मूलभूत इकाई क्या होती थी? वो परिवार होती थी। यानी कि परिवार को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी जाती थी परिवार को। और परिवार बड़े समूह का हिस्सा होता था, यानी कि इसे क्या बोलते थे? वंश बोलते थे। परिवार जो है एक बहुत बड़े समूह का हिस्सा माना जाता था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता था? वंश। और क्या बोला गया देखो, और कि एक से अधिक, यार कहाँ जाऊँ मैं, चलो देखो, एक से अधिक समूह जो हैं
उनको क्या कहा जाता था, जन कहते थे या जाति कह सकते थे। ठीक है, तो ये याद रखना कि शुरुआती दौर में जातियों का कोई वर्णन नहीं है, यानी जातियों में नहीं बांटा गया था। उत्तर वैदिक काल में जातियों में बांट दिया गया था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्ण की जो है व्यवस्था की गई थी। वर्ण व्यवस्था कौन सी, देखो जिसमें 4 वर्ण हैं, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, इस तरीके से मैंने बताया था। तो ये याद रखना है सभी बच्चों को। उसके बाद देखो क्या है कि ऋग्वैदिक समाज में कोई जातीय वर्गीकरण नहीं था। ये बात यहाँ साफ साफ दी गई है कि ऋग्वैदिक काल में जो है शुरुआती काल में जो है जातियों का कोई वर्गीकरण या जातियों में नहीं बांटा गया था लोगों को। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, वर्ण व्यवस्था देखने को मिलेगी आपको। क्लियर हो गया। वर्ण मैंने पहले ही बता दिया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें देखो क्या है, इसमें महिलाओं का सम्मान किया जाता था। शुरुआती जो ऋग्वैदिक काल था, इस टाइम पे महिलाओं का सम्मान किया जाता था। यहाँ पर महिलाएं सभा वगैरह में सब में जा सकती थी। इंपॉर्टेंस दी गई थी महिलाओं को भी, और पितवंशिकता भी इंपॉर्टेंस, उसको भी इंपॉर्टेंस दी गई थी, महिलाओं को भी इंपॉर्टेंस दी गई थी। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल आया उसमें महिलाओं की स्थिति खराब हो गई थी, जो अगले पार्ट के अंदर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो, इसमें महिलाओं का सम्मान किया जाता था और उपयुक्त उम्र में उनकी जो है शादी या विवाह कर दिया जाता था, और उनके पसंद के अनुसार जो है उनका विवाह करते थे। यानी कि हमें ये पसंद है तो आप इनसे शादी करवाइए, वो पसंद है तो उनसे शादी करवाइए, तो कितना मज़ा आता होगा। चलो देखो, कोई बात नहीं, यहाँ पसंद के अनुसार जो है यहाँ शादी विवाह करवा दिया जाता था। उसके बाद क्या है, यहाँ जरा ध्यान से देखना, दिमाग उड़ जाएगा वरना। तो सभा और समिति हुआ करती थी यहाँ पर। जैसे हमारे यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था के लिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद होती हैं। राज्यों के लिए विधानसभा, विधान परिषद। देश के लिए क्या होती है बताओ जरा, देश के लिए लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर है। तो चलो देखो, यहाँ क्या है कि सभा और समिति होती थी। सभा क्या होती थी जरा वो देख लेना, बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं भाई सभा और समिति में क्या अंतर होता है। ये क्वेश्चन भी है इसके ऊपर, तो बहुत ईजी है, जरा ध्यान से देखो। सभा क्या होती थी, जहाँ पर राजा की बैठक हुआ करती थी। यानी कि शुरुआती में सभा होगी, सभा में क्या होगा, राजा बैठक करेगा। ठीक है, लोगों से बातचीत होगी, वहाँ पे राजा बैठक करेगा। फिर उसके बाद समिति में क्या होता था, ये दोनों अलग अलग इकाइयाँ हैं। तो समिति क्या होती थी, जहाँ राजा को जो है परामर्श, यानी राजा परामर्श लिया करता था, लोगों से बातचीत करता था, सलाह मशवरा होता था। और एक चीज़ यहाँ बहुत अच्छी चीज़ बता रखी है कि राजा जो होते थे वो मतलब अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे। जैसे अपनी इच्छा अनुसार इन्होंने जो है अपनी मनमर्जी से कोई भी कार्य किया हो, वो ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता था ऋग्वैदिक काल में। वो मिलेगा कहाँ पे आपको, उत्तर वैदिक काल में, जहाँ राजा अपनी मनमर्जी चला सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो राजा लोगों के अनुसार कार्य करते थे। यहाँ पे इच्छा अनुसार अपने कार्य नहीं कर सकते, लोगों की इच्छा के अनुसार काम करेंगे। तो सभा और समिति समझ में आ गया। सभा में जहाँ राजा बैठक किया करते थे, बातचीत, सभी लोग आया करते थे, और इन सभाओं में महिलाएं भी जो है आया करती थी। उसके बाद जो है राजा क्या करते थे, और हाँ, समिति क्या होती है कि जहाँ राजा जो है एक दूसरे, वहाँ बैठक होती है, राजा दोनों में ही बैठक होती है, बस यहाँ राजा बैठक किया करते थे, लोगों से बातचीत वगैरह, किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा होती थी, और यहाँ पे जो है राजा लोगों से पूछते थे कि क्या करा जाए, क्या नहीं किया जाए, सारी चीज़ें हाँ या ना, वो सारी चीज़ें लोग जवाब देते थे। तो राजा अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर सकता। सभा में स्त्रियां भी शामिल हो जाती थी। ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि सभा में जो है स्त्रियां भी शामिल होती थी यहाँ पे, ये अच्छे से याद रखना है सभी को। और यहाँ पे देखो सभापति को, किसके पति को उसके पति को नहीं, कि चंपा के पति को, पुष्पा के पति को, या मतलब यहाँ पति किसके हैं, सभापति। तो सभापति को ईशान कहा जाता था। ये चीज़ याद रखना बच्चों कि सभापति को, यानी कि जो अध्यक्षता वगैरह करते थे सभा की, तो सभा के पति को क्या, सभापति को क्या कहा जाता था, ईशान कहा जाता था, और ईशान नाम से उसको पुकारा जाता था। क्लियर हो गया। तो मैंने आप लोग को इस पार्ट के अंदर मैंने प्रारंभिक, ये चीज़ याद रखना। अभी देखो दूसरा वाला जब आएगा ना तो उसमें दिमाग और अच्छे से खुल जाएगा। तो प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था, यानी कि ये शुरुआती अर्थव्यवस्था है, ऋग्वेद के बारे में बता रखा है, ऋग्वैदिक काल के बारे में बता रखा है मैंने। इसके बाद जो पार्ट आएगा उसमें मैं उत्तर वैदिक काल के बारे में बताऊंगा कि उसमें ये सारी व्यवस्था कैसी थी। ये सारा समझ गए ना। तो अब अगला जो पार्ट आएगा उसमें पता चलेगा कि इसमें और उसमें क्या अंतर था। जब दोनों सामने आ जाएंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये देख लो अच्छे से। और यहाँ पर हमारे टमाटर महाराज भी हैं, और जो है ये छिपकली, अरे छिपकली नहीं, ये मक्खी महाराज भी हैं। तो इनको देख लो भाई, इनको भी लाना जरूरी होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, मिलते हैं भाई अगले पार्ट के अंदर। और उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को अच्छे लग रही होंगी वीडियो। इंग्लिश और आपको
क्या नाम है, हिंदी की भी वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ तुरंत ही, और उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। बस बच्चों फैलाओ इन वीडियोस को बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं कुछ नया लेकर आया हूँ, कुछ नए तरीके से मैंने सोचा कि बच्चों को पढ़ाऊँ और अच्छे से बच्चों को समझ में आए कि यहाँ धोखाधड़ी नहीं करने की, छोटा सा वीडियो बना दिया और उसमें सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता दी, नहीं, पूरा ब्रीफ अगर हम चैप्टर को पढ़ लेंगे तो मज़ा इतना आ जाएगा जिसका कोई जवाब नहीं। सीबीएसई वाले बच्चे आगे निकलते जा रहे हैं, एनआईएस वाले बच्चे पीछे रह जा रहे हैं। नहीं रहना है ऐसे पीछे, सबको साथ चलना है, सबको आगे बढ़ना है, कंपटीशन लेकर चलना है, इतना ज़्यादा आगे बढ़ना है जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, मैं हूँ साथ में, साइमन क्लास है साथ में, टेंशन की कोई बात नहीं है, सारा करवा दूंगा। बस मज़े से पढ़ते जाओ और सपोर्ट करो बच्चों, बहुत अच्छे से सपोर्ट करो, जिससे कि साइमन क्लास सिर्फ छोटा शब्द ना रह जाए, बहुत ज़्यादा फैले, इतना फैले कि सब लोग जानने लग जाए कि हाँ भाई पढ़ाई इसे कहते हैं। समझ में आई बात? तो चलो साथ दो सभी लोग, मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in